जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको आज चैप्टर 1 कराने वाले हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। और जो भी चीज हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी पे आधारित है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक रोक कर आप कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो उस टाइम आप पलटा पलटा के देख सकते हैं और आपको क्या होगा, फटाफट याद हो जाएगा। तो हम आपको ये सजेस्ट जरूर करेंगे कि अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास, क्यूज वगैरह, टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे सारा चीज आपको मिल जाता है, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार। जाके सर्च कीजिएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां पर आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट और पीडीएफ ये दोनों चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। सबसे अच्छा आपको यही रहेगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर जाके एक बार कोशिश कीजिएगा। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर ए टू जेड आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक ए टू जेड मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कुछ फीस है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे वो सबसे आसान भाषा में पढ़ाएंगे, और आपको 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको 100% समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या करा है कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले अगर आपको बता देते हैं, जैसे व्हाट इज साइकोलॉजी करा है, जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसी प्रकार अगर आप मनोविज्ञान जैसे साइकोलॉजी कहते हैं और ये सब्जेक्ट लिए हैं, और आसपास में कोई पूछ लिया कि बउआ साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है या साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो उस टाइम नहीं बताइएगा तो आपको बहुत बुरा फीलिंग होगा। तो आपको ये सब जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या जो प्राणी, मनुष्य और पशु, प्राणी में कौन कौन सा आते हैं, एक आते हैं मनुष्य जिसमें स्त्री और पुरुष हो गए, और एक जेंडर होता है जो कि आपको पता है। और पशु में कौन कौन हो गया, कुत्ता, बैल, भैंस, जो भी चीज आते हैं वो हो गए। किसके लिए, के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का अर्थ क्या हुआ, जो कि दिमाग वाग हो गया, वो हो गया। अनुभव नहीं कहता कि मेरा इतना सारा अनुभव है, ये अनुभव है, हम यहाँ पर गए हुए हैं तो मेरा अनुभव है। तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध, मतलब कि सिस्टमेटिकली तथा साइकोलॉजिकली अध्ययन करता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें आपको यह याद रखना है कि ये जो हमारा दिमाग है, या मनुष्य के दिमाग है या जानवर के दिमाग है, वो किस तरह से काम करता है, मेंटल प्रोसेस से। कैसे, मेंटल प्रोसेस से। और उसमें व्यवहार के बारे में बताया जाता है, सिस्टमेटिकली किसे किसे सिस्टम के रूप में बताया जाता है। साइकोलॉजी, इसका दिमाग किस तरह से हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ये सब बताया जाता है। तो ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या करा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से क्या होता है, सिस्टमेटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है, तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि का, वातावरण की घटनाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति है, या प्राणी में ले सकते हैं, एक जानवर भी है और एक मनुष्य, जानवर हो गया, एक मनुष्य हो गया, और उसके भीतर क्या होता है, मानसिक दिमाग वगैरह होता है, और उसके दैनिक जीवन में जो होता है, क्या क्या चिंतन होता रहता है कि हमें दिमाग में ये स्ट्रेस आ गया, मतलब ये फलना चिलना लेते रहते हैं। भाव, अच्छा फील हम करते रहते हैं, कभी कभी बुरा फील करने लगते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वातावरण की घटनाओं पर डिपेंड करता है। तो हो गया, अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। जैसे मानव व्यवहार में कैसे समझ सकते हैं, जैसे मानव का किस तरह से बिहेवियर है, वो किस तरह से कार्य करता है। कहीं नहीं होता कि कोई पागल की तरह करता है,
और कोई जानवर में भी क्या होता है, पागल की तरह भी करता है। जैसे नहीं होता किसी को मार दिया, और कोई पशु जो होता है वो क्या होता है, एक सीधा साधा होता है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। विलियम मैक्सिमिलियन वुड, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 16 अगस्त 1832 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 31 अगस्त 1920 में क्या होते हैं, ये जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक अध्यापक थे। कौन, ये विलियम, ठीक है। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहता है, तो विलियम को कहा जाता है। किसको, विलियम वुड को भी कह सकते हैं, या कुछ भी कहिएगा तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर खासकर यही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर आगे देखिए क्या करें कि मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसा है। अब देखिए जैसे मानव जो कार्य करता है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और ये है, ठीक है। थोड़ा सा यही बोले कि लंबा वीडियो होगा, लेकिन अच्छा से समझाएंगे। ये देखिए ये पूरा आदमी है, और इसमें क्या होता है, अलग अलग का काम करता है। एक व्यक्ति एक ही जैसा काम नहीं करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, फिर आप कुछ और करते होंगे, और फिर दूसरा आदमी कुछ और भी करता होगा। तो ये क्या है, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब कि जो अनेक व्यक्ति में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर में आपको देना है कि संसार में जितने भी प्राणी, प्राणी में दो प्रकार के आते हैं, एक पशु और एक मानवीय, हम बता दिए हैं। उन सभी में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, और उसमें जो है ना कुछ न कुछ, जैसे कलर देख सकते हैं, स्किन देख सकते हैं, फेस में ही कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। सोचिए अगर पूरे संसार में एक ही रंग का, चाहे लाल, हरा, नीला, पूरी दुनिया हो तो कैसा लगेगा। देखिए मान लीजिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि जो पूरी दुनिया है, अमेरिका, रूस, जापान, जैसे भारत भी हो गया, ये सभी जो दुनिया है वो सिर्फ एक ही रंग का हो, जैसे पूरा शरीर जो हो लाल हो या व्हाइट ही व्हाइट हो, तो कैसा लगेगा। आप सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए। आप निश्चित ही कहेंगे कि वह सुंदर नहीं होगा, बिल्कुल आप वही कहेंगे, नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरा व्हाइट व्हाइट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि यहाँ पर अलग 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 रहता है तब ना मजा आता है, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, ठीक है, मनुष्य है। मनुष्य में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम एक शब्दों में ले सकते हैं कि जो दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर एक रंग का कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर लाखों कलर है, लाखों जगह है, लाखों ऐसा जगह है जो घूमने वाला है। अगर सभी जगह एक ही जैसा हो जाए तो अच्छा होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के शारीरिक विशेषताओं में भिन्न होते हैं। बिल्कुल, देखिए शारीरिक विभिन्नताओं में कैसे भिन्न होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का जो ऊंचाई होता है बहुत ज्यादा होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है, शक्ति बहुत होता है, बालों का रंग आदि, वह व्यक्ति की अधिक या कमी बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट मेरा ही मान लीजिए, तो हाइट मेरा कम है, फिर भी हम क्या है, इसमें वजन भी मेरा कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा। जैसे आप ही मान लीजिए आपका हाइट अच्छा होगा, वजन ठीक है, एकदम फिट है, मतलब शक्तिशाली है, तो इसमें अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए संसार में जितने भी व्यक्ति है उनका व्यवहार अलग अलग होता है, उसे हम स्थितिवाद कहते हैं। देखिए संसार में जितने भी लोग हैं, जैसे आपके माता पिता, मेरे माता पिता, सबके माता पिता जो भी है दुनिया में, जो भी आपके भाई बहन जो भी है, उसका व्यवहार देखिएगा अलग अलग है। किसी का अच्छा तो किसी का बुरा, किसी का नॉर्मल में रहता है, किसी से अच्छे से बात करता है, तो ये बिहेवियर करता है। तो ये जो प्रश्न है बहुत लाजवाब, इस तरह से अगर बिहेवियर पूछ लिया तो आप तो पक्का 2 नंबर या 5 नंबर मार सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी है, तो आप उत्तर ये इस प्रकार लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकली क्वालिटीज, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रशंसा से होता है। क्या होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर आप गुण कहते हैं, वो लड़का अच्छा है, तो किससे होता है, प्रशंसता से, उसकी बड़ाई करते हैं उससे होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने के लिए पहला चरण उसका मूल्यांकन है। क्या है, पहला चरण कौन सा है, मूल्यांकन है। मानव के गुणों के मापन की विधि अनेक है। क्या है, मानव के जो गुणों को जो मापा जा सकता है उसकी जो विधि क्या है, अनेक है। जैसे हरीश एक
प्रभावी व्यक्ति है। प्रभावी का अर्थ क्या होता है, मतलब तेज बच्चा बच्चा होगा। इसमें इसमें हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा संकेत करता है। जैसे मान लीजिए हरीश व्यक्ति है तो वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रभावित प्रभावी व्यक्ति क्या होता है, मतलब कि वो अच्छा खासा है, कुशाग्र हो गया, या कह सकते हैं श्रेष्ठ है। तो ये सब क्या है, हरीश में विशेषता है, संकेत है, मात्रा उतरा कुछ दे रहा है। हरीश में प्रभाविता का गुण है, क्या है, प्रभाविता का गुण है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है इससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ही कैरेक्टर आपको पता करना है तो आप हमें किस तरह से परख कर सकते हैं, संज्ञानात्मक, सांवेगिक और सामाजिक, हमारा समाज में कैसा व्यवहार है इस तरह से कर सकते हैं। संज्ञानात्मक है, सांवेगिक, किस तरह से हम रहन सहन करते हो, फलना चिल्ला, जो हमारा आदत होगा ये अगर आप देख के कहिए हाँ ये लड़का अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करता है, ये करता है, तो इस तरह से आप हमारा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहाँ पर, समाज में रखकर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट जाके जरूर दीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये वाला फ्री में हम आपको दे देंगे। चैप्टर 1 जो होगा, अगर हमको अगर मन किया, अगर आपसे का कमेंट आने लगा तो चैप्टर 1 फ्री, बाकी चैप्टर आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, लेकिन चैप्टर 1 जो है हम आपको फ्री देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के निम्नलिखित परीक्षण। अब देखिए ये प्रश्न अगर आप 100%, क्या 1000% इंपोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं, 1000% इंपोर्टेंट है, अगर आप याद करते हैं तो क्या कहें, 1000% इंपोर्टेंट है। तो इतना दूर मिस मत कीजिए, बाकी मिस कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि के बारे में जानेंगे, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि पर्यावरण, चिंतन, चुनौती संसाधन को समझने का बेहतरीन क्षमता है। देखिए बुद्धि जो है वो पर्यावरण में हम किस तरह से रहते हैं, चिंतन, जो हमने कहते हैं कि मेरा माथा दर्द कर रहा है, हम चिंतन, बहुत ही गुस्सा उसा होता है, घर का पारिवारिक टेंशन, ये सब क्या है, चिंतन है। चुनौती, कोई सामना को हम समझते हैं, जैसे कि मेरे पास परीक्षा आ गया है और उस चुनौती को संसाधन ही मतलब समझने के लिए ही उसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बुद्धि व्यापक रूप से विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। बुद्धि जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग कहाँ उठाता है, तो विद्यालय से होता है। ठीक है, कम बुद्धि वाले विद्यार्थी परीक्षा में इतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाता, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में बुद्धि ही सफलता का मार्ग नहीं है। ये सबसे बेस्ट लाइन बोला गया है, क्या है, बेस्ट लाइन बोला गया। और ये लाइन अगर आप सोचिए तो इमेजिन कीजिए, तो ये सही बोला गया है कि नहीं बोला गया। देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगर आप क्लास में देखिएगा, क्लास में क्या होता है, यहाँ क्लास, ठीक है, यहाँ पे क्लास है, एक बच्चा क्या है, बहुत तेज है, इससे भी कम तेज ये है, ये इससे भी कम ये भी है, ये भी, और ये सबसे बहुत बच्चा है। तो क्या ये बहुत बच्चा जीवन में कुछ नहीं करेगा, करेगा, ये भी करेगा जरूर। जैसे विराट कोहली के बारे में हम कुछ दिन पहले देखे हुए थे, तो क्या है, वो 11th या 12th शायद बोले हुए थे हम पास नहीं है, फिर वो क्या है, हम सबसे बहुत लाख गुना है, क्योंकि हम सब ग्रेजुएशन कर लिए हुए रहते तभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं जल्दी नहीं करते, भटकते रहते हैं, राइट। बीटेक, सीटेक, आईटीआई, ये जब फला चला ये सब कर लेते हैं, फिर भी नहीं कुछ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो बुद्धि है वो सिर्फ किस में काम आता है, अपने माइंड के निष्पादन, लेकिन वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, नहीं है। ठीक है, जीवन के हर एक क्षेत्र में बुद्धि की ही सफलता का मार्ग नहीं है। बुद्धि जो हम सोचते वगैरह है वो हमेशा हमेशा जगह, मतलब हर एक जगह वो काम नहीं आता। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं अभिक्षमता। क्या है, अभिक्षमता, जिसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। अभिक्षमता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उच्च प्रशिक्षण देकर अच्छा व्यक्ति बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, बड़ा बड़ा पोस्ट ले लीजिए, डीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सब क्या है, उसे उच्च शिक्षा दे दिया जाता है, मतलब उस प्रशिक्षण दिया जाता है, अच्छे से बताया जाता है कहाँ पर किस तरह से हैंडल करना है। ये किसके द्वारा आएगा, अभिक्षमता के द्वारा आएगा, राइट। चलिए अब बताते हैं अभिरुचि। अभिरुचि, रुचि से आपको पता चलेगा कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या करें, इंटरेस्ट में अभिरुचि का अर्थ यह है कि किसी विशेष चीजों में, क्या है, किसी विशेष चीजों में अभिरुचि होती है। क्या होती है, किसी विशेष चीजों में अभिरुचि होती है, जो जीवन में संतुष्टि के साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है, उसे हम अभिरुचि करते हैं। जैसे जीवन में कोई चीज हो गया और उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो क्या उस कार्य को आप करिएगा, नहीं करिएगा। जैसे सपोज दैट
हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें से थोड़ा मोड़ा मुझे भी कुछ आता है, इनकम समझिए जो आप पेड ग्रुप से कुछ खरीदते हैं तो उससे आ जाता है। और हम आपको क्या देते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ चलो भाई जो मिला है वो बहुत है, बच्चा का प्यार है वही बहुत है, राइट। एक तरह से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत क्या होता है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब किसी का जो पर्सनालिटी जो है, मतलब हैंडसम, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, ये समझ सकते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के प्रभावी या विनम्र से है, साथ ही साथ व्यवहार का भी क्षमता प्रदान करता है। व्यक्ति का क्या है, प्रभावी और विनम्र से, वो किस तरह से रहता है नहीं रहता उससे डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यू, मूल्य का अर्थ यह है कि राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्य से कौन सा प्रभावी है। तो हम आपको जरूर कहेंगे, अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा कि बुद्धि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके बुद्धि के बारे में प्रश्न नहीं पूछ लिया कि बुद्धि के बारे में बताइए। देखिए उत्तर में लिखना है, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह शीघ्र सीख लेने की योग्यता और संबंधों को समझ लेने की योग्यता जैसे अनेक गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बुद्धि से बात करें तो जिस व्यक्ति का बुद्धि लेवल या आईक्यू लेवल हाई होता है, आईक्यू लेवल के बारे में भी बाद में बात करेंगे, जिसका हाई होता है तो वो क्या कर लेते हैं, आसानी से कोई चीजों को जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं, मतलब कह सकते हैं शीघ्र ही सीख लेते हैं और समझ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने बुद्धि को प्रत्यक्षण परीक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के बारे में बताया है। ऑक्सफोर्ड जो है क्या बताया है, बुद्धि के बारे में, सीखना है, समझना है और जानने की योग्यता है। अल्फ्रेड बी ने जो है, ये आपको 100% याद रखना है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार, कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो अल्फ्रेड बी ने थे। कौन थे, अल्फ्रेड बी ने थे। बी ने साहब का कहना था कि बुद्धि से अच्छा निर्णय, अच्छा बोध, अच्छा तर्क करने की योग्यता को परिभाषित किया है। क्या किया है, परिभाषित किया है, ठीक है। अब देखिए वेसलर क्या कह रहे हैं कि वेसलर वेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति का समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति संवेग, चिंतन करने, उद्देश्य, व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये ज्यादा खास नहीं है लेकिन ज्यादा ये खास है। गार्डेनर और स्टर्नबर्ग के बारे में दें, इनके अनुसार जो है बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है बल्कि कुछ परिवर्तन भी करता है। गार्डेनर और स्टर्नबर्ग के अनुसार जो बोला गया है शब्द, कि जो कोई व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो केवल पर्यावरण में रहता है और जहाँ समाज में रहता है वहां का क्या करते हैं, वहां पर जीवन ही नहीं बिताता है बल्कि वहां पर कुछ न कुछ परिवर्तन भी करता है। क्या करता है, परिवर्तन भी करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, क्या कह रहा है, बुद्धि के सिद्धांत। तो यहाँ पर ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो चैप्टर 1 है वो 100% इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 2 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 तो एकदम बकवास जैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे जरूर। चलिए देखते हैं 3 नंबर सॉरी पॉइंट में क्या कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बीने साहब, अभी जस्ट आपको बताए हैं अल्फ्रेड बीने। कौन है, अल्फ्रेड बीने हैं। तो इसे बीने साहब भी कहा जाता है या अल्फ्रेड बीने भी कहते हैं। बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समूचा माना है, उन्होंने एक कारक सिद्धांत भी दिया है, मतलब कि जो है बुद्धि के विषय पर प्रथम शोध कार्य करने वाले कौन थे, तो बीने साहब है। और उन्होंने क्या किया, एक कारक सिद्धांत भी दिया है। कौन सा, एक कारक सिद्धांत भी दिया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आगे देखिए क्या करा है, यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, टेस्ट जरूर दे दीजिए, ठीक है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं चैप्टर 1 का। और होगा तो ये जो पीडीएफ आप अभी पढ़ रहे हैं इसका भी लिंक अगर होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1927 में चार्ल्स एस्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखना है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, फटाफट कमेंट करके बताइए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स एस्पियरमैन ने दिया था। किसने, चार्ल्स एस्पियरमैन ने दिया था। इन्होंने सामान्य कारक, क्या है, सामान्य कारक, सा कारक और विशिष्ट कारक जैसे द्विकारक का प्रकाशन किया। मतलब कि ये दो द्विकारक किया जिसमें सा कारक है और
बी कारक है, दो के हैं। और इसके बाद देखिए सा कारक में क्या होते हैं, इसमें प्राथमिक प्रभाव का निष्पादन होता है, जैसे हो गया कृषि वगैरह हो गया, मछली उत्पादन, ये सब के बारे में, ठीक है, मत्स्य पालन। बी कारक में क्या होता है, इसमें श्रेष्ठ गायक, जैसे गायक हो गया, वस्तुकार हो गया, वैज्ञानिक हो गया, खिलाड़ी हो गया, ये सब आते हैं बी कारक में। और सा कारक में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं वो हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करा है कि लुइस थर्स्टन, क्या है, लुइस थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता दिए हैं, जो कि ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हार्डर हावर्ड, क्या है, हावर्ड गार्डेनर है। थोड़ा सा बोलने में ज्यादा हो जाता है ना पढ़ाने के बाद, तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, क्या है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, बुद्धि जो है एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। किसी में कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कोई बच्चा तेज होता है और कोई बच्चा क्या होता है, बहुत ही बहुत होता है। तो उसमें अलग अलग के पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बिल्कुल पा रहा है। तो किसी में समान होता है और किसी में एकदम, जैसे मान लीजिए हम आपको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। ग्राफ के द्वारा अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ है, ये नीचे गया तो क्या हुआ, ये नीचे गया तो कम हो गया, क्या हुआ, कम हुआ। और ये ऊपर गया तो क्या हुआ, ज्यादा हुआ। आप समझिए। और यहाँ पर जो है ये सामान्य है, क्या है, ये सामान्य है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फिर से बताइएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ बना दे, ठीक है, ये ग्राफ है, मतलब कि नॉर्मल यहाँ पर आना चाहिए। तो नॉर्मल वाला भी है और ये कम वाला है और ये ज्यादा वाला है, जिसका ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो कम है, राइट। ग्राफ के माध्यम से हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। तो किसी में ज्यादा होता है तो किसी में समान होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। सबसे पहले भाषागत हो गया, तर्कीय गणितीय हो गया, देशिक हो गया, संगीतात्मक हो गया, शारीरिक गति संवेदी हो गया, अंतर व्यक्तित्व हो गया, अतः व्यक्ति हो गया, प्रकृतिवादी हो गया। तो ये सब साथ के साथ है, याद कर सकते हैं अगर आपको मन है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। सबसे पहले देखिए एक दिया है जो बिने साहब है, क्या दिए हैं, प्रथम दिए हैं। और स्टर्नबर्ग ये दिए, जैसे यहाँ है, यहाँ पर हम आपको द्विकारक सिद्धांत बता देते हैं। ये दिए हैं द्विकारक सिद्धांत, कौन दिए हैं, आपको याद रखने हैं। द्विकारक सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिए हैं। कौन दिए हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन दिए हैं। अब यहाँ पर त्रिचापीय है और त्रिकारक भी दिए हैं। चलिए आगे बताते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में प्रस्तुत किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1985 में। किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि वह योग्यता है जिससे पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, साथ ही साथ पर्यावरण का परिवर्तित भी करता है। जैसे इसमें कहा गया है कि बुद्धि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहां पर हम कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा बोला गया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा बोला गया है, ठीक है। चलिए बुद्धि का मूल्यांकन सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। मतलब कि ये जो दोनों वैज्ञानिक है, क्या है, ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक है, जिसमें से अल्फ्रेड बिने बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्या हुआ, फेमस हो गया, लेकिन ये फेमस नहीं हुआ। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम्स स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुद्धि लब्धि के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको लिखना है बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, कालानुक्रमिक आयु। जैसे मानसिक एज आपका एज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका जो एज रहता है वो एज है आपका 15 साल, ठीक है, 15 साल है। और इसे 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से ही कट जाएगा और इससे इसे गुना कर दीजिए। क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए, तो कर सकते हैं। तो आप 12, सॉरी 12 नहीं ना, यहाँ 10 से करिए तो 150 आपका आता है, ठीक है। आप 10 साल के एज में ही अगर आपका जो मानसिक आयु है वो आपका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसमें हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, बुद्धि लब्धि ये हो गया, एक हो गया मानसिक आयु, एक हो गया कलानुक्रमिक आयु, ठीक है, जो चल रहा है, क्या है, जो चल रहा है।
जैसे मान सकते हैं 10 साल आपका एज चल रहा है, ठीक है। और कार्य आप किस तरह से करते हैं, 15 साल जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को आप गांव में देखे होंगे कि जो बच्चा रहता है 5 साल का रहता है और क्या करता है, 8वां का सवाल बना देता है, 8वां की किताब को सवाल सॉल्व कर देता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है। और कोई बच्चा जो होता है 20 साल का होता है और उसका जो दिमाग होता है वो 5 साल के बच्चे जैसा होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। तो यही बुद्धि लब्धि को क्या कहा जाता है, आईक्यू लेवल कहा जाता है, ठीक है। ये आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि 70 से कम आईक्यू लेवल जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बौद्धिक रूप से सख्त रहते हैं। ये मतलब कह सकते हैं कि जो दिमागी रूप से रहते हैं वो क्या रहता है, स्वस्थ रहते हैं, उसके जो बहुत ही खराब रहते हैं। और इसकी जो जनसंख्या प्रतिशत है 2.2 है, कोई जबकि ज्यादा नहीं है। और 130 से अधिक, 130 से अधिक जो होते हैं अति श्रेष्ठ होता है। 130, 140, 150, वो सब जो व्यक्ति आइंस्टीन को जानते हैं ना, वो सबसे ज्यादा था। उनका जो था 140, 50, 50, 60 तक से मान सकते हैं, जो कि वो बहुत कम परसेंट वाले रहते हैं। 120 से लेके 130 जो रहते हैं वो श्रेष्ठ रहते हैं, जो कि 6 से 7% रहते हैं। 110 से लेके 119 में जो कि उच्च औसत वाले रहते हैं वो 16% होते हैं। जो कि सबसे ज्यादा जो रहता है वो आपका रहता है 90 से लेके 106, जो कि औसत वाले रहते हैं। जिस तरह से हम सबका माइंड है, जैसे मान लीजिए हम सब जो रहते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th का ही बुक पढ़ते हैं। तो हम सबका मानसिक क्या है, आयु क्या है, एकदम नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हम सब है 8वां में है और 10वां में, क्लास 10वां के बच्चे को पढ़ा सकते हैं या किताब सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आएगा किस में, उच्च से उच्च औसत में या तो श्रेष्ठ में, ये दोनों में से किसी न किसी में आएगा, ठीक है। हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा। अभी हम आपको बोले थे एक ही वीडियो बनाएंगे लेकिन लंबा बनाएंगे, अच्छे से समझा देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक बच्चा का एज है 15 साल, ठीक है। और वो बना रहा है अभी क्लास 8वां में, ठीक है। तो वो बना रहा है कौन सा क्लास का, 10वां की किताब बना रहा है। तो वो कौन से श्रेष्ठ में आएगा, ये दोनों में आ सकता है। किसमें, ये इसमें भी आ सकता है, इसमें में आ सकता है, श्रेष्ठ में या उच्च औसत में आ सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा है 15 साल का है और 8वां में है, लेकिन कौन सा किताब बना रहा है, 5वां, क्योंकि इसका दिमाग अच्छा नहीं है, अच्छा से समझ नहीं पाता है। तो वो जो आएगा इसमें आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये दोनों में से किनों में आ सकता है। और जो बच्चा मान लीजिए 15 साल का है और 8वां का ही किताब बना रहा है, जैसे लेवल बाय लेवल जा रहा है, तो वो किस में आएगा, औसत में आएगा। ये याद रखिएगा, और औसत सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप 11th में है, ठीक है, सॉरी, आप 18 साल हो गया, 16 साल के होंगे तो 12th में है, ठीक है। तो वहां पर क्या करें, आप 12th का ही बना रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़े, तो इसीलिए आपका जो आईक्यू लेवल है वो औसत है, राइट। चलिए, ये हम तो समझा दिए, आपको समझ में आया होगा कि नहीं वो पता नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपको समझाए तो समझ में आ गया होगा। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, जो टेस्ट होता है उसके प्रकार के बारे में बताना है। बुद्धि परीक्षण के अनेक प्रकार है, क्या है, बुद्धि परीक्षण के अनेक प्रकार है। देखिए जो बच्चा अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 7542031831, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन करिए। अभी आपके लिए कुछ ऑफर है, वहां पर ज्वाइन कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं क्या करा है कि बुद्धि परीक्षण के अनेक प्रकार है। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण का परीक्षण तथा समूह परीक्षण, शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षण तथा निष्पादन परीक्षण, सांस्कृतिक निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्नत, ये सब बुद्धि परीक्षण है। देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ है। तो एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व परीक्षण में क्या है। तो इसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, साथ ही इसमें मौखिक अथवा लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है। जैसे इसमें हम बताते हैं क्या कर रहा है। इसमें जो होता है आईएएस, जो बड़ा बड़ा जो लेवल पे देखते होंगे, जिसको इंटरव्यू आप सब बोलते होंगे, वहां पर समझाता है। तो इसमें एक ही समय पर एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति गया और उससे क्या हुआ, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वो मौखिक रूप और लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है। मतलब लिख के तो नहीं दिया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से ज्यादा जो बोल बोल के दिया जाता है उसमें जाता है, ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत में जाएगा, ठीक है।
आप समूह परीक्षण में क्या होगा, इसमें एक समय पर अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दिए आए होंगे, तो यहाँ पर क्या था, एक बच्चा थोड़ी ना था, यहाँ पर लाखों बच्चा था। तो ये क्या है, सामूहिक रूप से है। तो ये इसमें क्या है, लिखित रूप से आपने दिया होगा, लिख लिख के दिया होगा, आपने बोला तो नहीं होगा कि भाई हमारा सुन लो ये सब, नहीं, तो लिखित रूप में दिए तो वो क्या हो गया, समूह परीक्षण हो गया। शाब्दिक परीक्षण में क्या है, शाब्दिक परीक्षण में मौखिक अथवा लिखित रूप से परीक्षा होती है। क्या होती है, शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, मौखिक। इसमें से पूछता भी है आपसे कि सवाल करेगा और लिखवाता भी है, ठीक है। इसमें केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है, मतलब कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे ज्यादा है उसको ही दिया जाता है। अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण में चित्र द्वारा चित्र निरूपण का उपयोग किया जाता है। चित्र द्वारा चित्र निरूपण किया जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई बच्चा को देखे होंगे, उसे मोबाइल चलाने में बड़ा मजा आता है, तो उसे कार का फोटो दिखाइएगा तो वो चिल्लाने लगता है, मजा आता है, तो वो किसके द्वारा, चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, तो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आएगा। निष्पादन परीक्षण में क्या होगा, इस परीक्षण में लिखित भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है, लिखित भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, राइट, बाकी सब चीज किया जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षण, देखिए भारत में 1930 में एस. एम. मोहसिन, पूछा जा सकता है कि भारत में बुद्धि परीक्षण का, सॉरी, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि विषय पर शोध करने वाले कौन थे, एम. एस. मोहसिन थे। कौन थे, एम. एस. मोहसिन थे। ने हिंदी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। कौन सी भाषा, हिंदी में। C. H. राइस, क्या है, C. H. राइस ने बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में प्रयास किया। मतलब कि ये भी सब वैज्ञानिक वगैरह ही थे, याद रखिए। अब थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ, अब आपके लिए, हाँ जस्ट थोड़ा सा है, दो चार और पॉइंट बचा है, बस इतना ही तो है ना। अब आपके यहाँ पर देखिए क्या करा है कि संस्कृति तथा बुद्धि परीक्षण, कल्चर एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि बुद्धि हमें पर्यावरण से अनुकूलित होने में सहायता करती है। क्या करती है, बुद्धि हमें पर्यावरण से अनुकूलित होने में सहायता करती है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन के बारे में भी बताती है। दैनिक जीवन का अर्थ क्या हुआ, जो हम अपने जीवन में कुछ कुछ करते हैं, रोना, खाना पीना, ये सब जो बोलते हैं, जैसे रोना, माता की आवाज की ओर ध्यान देना, सूंघना, चलना फिरना आदि, ये सब आता है सांस्कृतिक में, राइट। अब आगे देखिए क्या करा है, सॉरी ये बुद्धि था, ये क्या था, बुद्धि था। अब आपके सामने सांस्कृतिक आ रहा है। सांस्कृतिक का अर्थ यह होता है कि इसके रीति रिवाजों, विश्वास, कला, सामूहिक व्यवस्था, इन सभी को सांस्कृतिक कहा जाता है। रीति रिवाज में कैसे हो गया, जैसे दीपावली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, क्या है, इसमें विश्वास है, एक प्रकार की कला है कि हाँ यहाँ पर ये मनाया जाता है, तो ये कल्चर है, एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता, इस संवेदनशीलता में समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी प्रशासन की योग्यता, ये सब होता है। सामाजिक क्षमता में क्या होता है, इसमें अपने से बड़ों, छोटों तथा वंचित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता, सम्मान, दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्ति की परिप्रेक्ष्य का सामना, ये सब सारा चीज आता है। सांवेगिक सांवेगिक क्षमता, इसमें ईमानदारी, विशिष्टता, अच्छा आचरण तथा आत्म मूल्यांकन, ये सब आता है। उद्यमी क्षमता, इसमें धैर्य, कठिन परिश्रम, सतर्कता तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये सब सारा चीज आता है। इसमें ज्यादा खास कर इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। सामवेगिक में क्या है, सामवेगिक बुद्धि में क्या है, यह बुद्धि का भावात्मक विचार है। क्या है, यह बुद्धि का भावात्मक विचार है, जिसमें सफल होने के लिए उच्च बुद्धि लब्धि का तथा विद्यालय परीक्षणों में अच्छा निष्पादन यह प्राप्त नहीं है। देखिए क्या करा है, सामवेगिक बुद्धि में क्या होता है, उच्च बुद्धि लब्धि होना जरूरी नहीं है और विद्यालय में अच्छा रिजल्ट आना भी जरूरी नहीं, बल्कि चिंतन तथा व्यवहारों की योग्यता के समान सामने ही बुद्धि है। मतलब कि जैसे अगर आपका चिंतन किस तरह से आप लेते हैं, नहीं लेते हैं, और आपका जो बिहेवियर है और योग्यता है, उसके अनुसार ही लिया जाता है। अपने परिवार की समस्या रहती है, इसमें अपने परिवार की समस्या रहती है कि किस तरह से अपने परिवार को समझा जाए, किस तरह से रखा जाए, क्या किया जाए, ये सब होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सृजनात्मक, सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, स्वीकृत करने, ये सब आता है फलाना, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए स्पेशली हम कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव की बात करें
तो हम आपको जब स्पेशल रहेगा, एग्जाम टाइम रहेगा, तो 300 से लेके 500 देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एमबीबीआई होने वाले हैं। सब्जेक्टिव में 100 से लेके 150 देंगे प्रीवियस ईयर, जो कि 2009 से लेके 2023 तक देंगे। मॉडल पेपर देंगे जो कि 1 से लेके 10 तक रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स, ये सारा का सारा आपको पेड ग्रुप में मिलने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, सारा चीज है। इस पे 200 रुपए पेमेंट करके, क्या है, 200 रुपए पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्लीज अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। जैसे हम चलते हैं टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट वाला लिंक दिया है, फिलहाल आप जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। यहाँ पर देखिए गूगल आ गया है ना। गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट दिखाई दे रहा है ना। इस ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। सबसे बढ़िया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप सब, और ये जो आपको लिंक वगैरह दिख रहा है, ये सब ऐड वगैरह उस पे होगा तो एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 का जो है पॉलिटिकल साइंस का डाल दिए हैं, हिस्ट्री का डाल दिए हैं, कुछ ये सब धीरे धीरे अगर आप जब देख रहे हैं, अगर 10 दिन बाद देखिएगा तो पूरा बहुत डलाया रहेगा। तो जाके सभी को दे दीजिएगा। देने में क्या लग रहा है, कोई पैसा लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा है, तो जाके जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के टेस्ट वाला, तो हो ही गया। अगर ऑब्जेक्टिव भी है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज डाल दे, टेलीग्राम टेस्ट का भी, पीडीएफ का भी, सारा चीज डाल दिया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, बहुत मेहनत से बनाए हैं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्जेक्टिव के में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।